हम सब ने अपनी जेब में रखे नोटों पर इन शेरों की तस्वीर तो देखी ही है ना? पर क्या लगता है ये सिर्फ एक डिजाइन है? अरे नहीं, इसके पीछे तो एक पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो पत्थर में तराशी गई है और जो हमें 2300 साल से भी ज्यादा पुराने भारत में ले जाती है। हाँ, ये सवाल तो कभी न कभी दिमाग में आता ही है जब हाथ में कोई नया कड़कड़ाता हुआ नोट आता है। एक तरफ बापू और दूसरी तरफ ये 3 शेर। आखिर ये शेर यहां कर क्या रहे हैं? तो इसका जवाब है ये शानदार कलाकृति। इसे कहते हैं अशोक का सहशीर्ष, या अंग्रेजी में कहें तो लायन कैपिटल। जरा सोचिए, एक विशाल पत्थर का स्तंभ और ये उसके ऊपर लगा था। और पता है ये कब बना था? आज से कोई 2300 साल पहले। तो चलिए आज इसी की कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि इन शेरों का सफर पत्थर की एक मूर्ति से हमारे नोटों तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहली बात, ये कोई मामूली सजावट नहीं है। ये शेर पूरे 230 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। और कमाल तो ये है कि इन्हें एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था और फिर इसे सारनाथ में एक बहुत ऊंचे पिलर, एक स्तंभ के ऊपर रख दिया गया। तो सवाल उठता है कि इसे बनवाया किसने? तो इसके पीछे थे एक महान शासक, सम्राट अशोक। जी हां, भारत के ही नहीं, दुनिया के इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के तीसरे और सबसे प्रसिद्ध राजा थे। अब ये वंश शुरू कैसे हुआ? तो इसकी नींव रखी थी उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने। हाँ, वही चाणक्य वाले चंद्रगुप्त। ये बात है आज से लगभग 2300 साल पहले की। चंद्रगुप्त के बाद आए उनके बेटे बिंदुसार और फिर गद्दी पर बैठे सम्राट अशोक। पता है, अशोक अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोचते थे। वो शायद पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सोचा कि अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाई जाए। और कैसे? पत्थरों पर, पिलर्स पर संदेश खुदवा कर। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो उस जमाने का पब्लिक ब्रॉडकास्ट था। अच्छा, अशोक की महानता को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि उनका साम्राज्य कितना बड़ा था। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था जी, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, एक एम्पायर। तो एक राज्य और एक साम्राज्य में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा इलाका। अब इतने बड़े इलाके को संभालने के लिए सेना भी बहुत बड़ी चाहिए, है कि नहीं? और फिर इतने सारे लोग, इतना बड़ा सिस्टम, इसे चलाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स, बहुत सारे अधिकारी भी तो चाहिए जो टैक्स वगैरह इकट्ठा कर सके। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए, इससे अंदाजा लगेगा कि मौर्य साम्राज्य सच में कितना कितना विशाल था। पाटलिपुत्र से लेकर तक्षशिला और उज्जैन तक देखिए, ये साम्राज्य लगभग पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था। अशोक एक शक्तिशाली सम्राट थे और हर शक्तिशाली सम्राट की तरह वो भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक युद्ध हुआ, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सिर्फ अशोक को नहीं, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य की दिशा को। ये युद्ध था कलिंग का युद्ध। कलिंग यानी आज का जो तटीय ओडिशा का इलाका है वो। अशोक इस जगह को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भयानक जंग लड़ी। इस एक जंग में पता है कितने लोग मारे गए? 1 लाख से भी ज्यादा, और 1.5 लाख के करीब लोगों को बंदी बना लिया गया। ये तबाही इतनी बड़ी थी, इतनी भयानक थी कि इसने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। युद्ध के बाद जब उन्होंने वो खून खराबा देखा, वो हिंसा देखी, तो अशोक का दिल पश्चाताप से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि बस अब और युद्ध नहीं। और ये बात उन्होंने खुद कही है अपने एक अभिलेख में, मतलब एक पत्थर पे ये लिखवाया। इस युद्ध ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया था। उन्होंने जीत का एक नया रास्ता चुना, तलवार से नहीं बल्कि धम्म से लोगों के दिल जीतने का। तो सवाल ये है कि ये धम्म आखिर था क्या? चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहली बात, अशोक का धम्म कोई मजहब या कोई रिलीजन नहीं था। इसमें किसी भगवान की पूजा या कोई यज्ञ वगैरह नहीं करना था। धम्म जो है वो असल में संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है और इसका सीधा सा मतलब था सही तरीके से जीवन जीना, एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक नैतिक आचार संहिता का पालन करना। और इसके सिद्धांत इतने सरल और यूनिवर्सल थे कि वो आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं। क्या थे वो? जैसे अपने सेवकों और दासों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, दुनिया के हर जीव पर दया दिखाओ, और हाँ, एक बहुत जरूरी बात,
दूसरे के धर्म की, दूसरे के विश्वास की इज्जत करो। अब देखिए, अशोक ने सिर्फ ये बातें कही नहीं, बल्कि इन्हें लागू भी करवाया। उन्होंने धम्म महामात्त नाम से स्पेशल ऑफिसर्स रखे। इनका काम ही यही था कि जगह जगह जाएं और लोगों को धम्म की ये अच्छी बातें सिखाएं, समझाएं। और ये मिशन सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। अशोक की सोच देखिए, उन्होंने सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका इन जैसे दूर दूर के देशों में भी अपने मैसेंजर्स भेजे, ताकि धम्म का ये शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैले। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उन शेरों पर। अब शायद हम समझ पा रहे हैं कि वो सिर्फ पत्थर के शेर नहीं हैं, वो एक बहुत गहरी सोच, एक पूरी विरासत का सिंबल है। तो एक तरफ है वो सिंह शीर्ष जो हजारों साल पहले एक पिलर के ऊपर रखा गया था, और दूसरी तरफ है आज का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, हमारा नेशनल एम्ब्लम। सोचकर ये कितना कमाल लगता है ना? क्या शानदार सफर रहा है इसका। मतलब जो शेर कभी एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की ताकत का प्रतीक हुआ करते थे, अशोक के धम्म के बाद वही शेर शांति, हिम्मत और सच्चाई का प्रतीक बन गए। ये एक तरह से एक विजेता की सोच का एक शांतिदूत की सोच में बदलना था। तो आखिर में बस एक सवाल, अशोक का संदेश 2300 साल पुराना है, पर आज भी कितना रेलेवेंट है ना? चाहे वो सभी जीवों पर दया की बात हो या फिर दूसरे धर्मों की इज्जत करने की। आज की इस दुनिया को देखते हुए क्या लगता है, उनके इस संदेश का कौन सा हिस्सा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा मायने रखता है?